Hello everyone, so this is going to be a series of videos where we are going to discuss the story of our civilization, and we'll start with ancient history. And this lecture is a part of H series. For more information on H series, you can see the description below. The story of our past can be divided into three broad streams, that is prehistory, then proto-history and history. सो व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री मतलब वो होता है जिसके लिए, जिस पीरियड के लिए हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स है, रिटन एविडेंसेस है, जबकि प्री हिस्ट्री वो होता है जिसके लिए हमारे पास रिटन एविडेंसेस नहीं है, जैसे कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज, यानी कि उस समय तक राइटिंग डेवलप नहीं हो पाई थी और कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में एक ऐसा फेज आता है जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, यानी कि उस समय रिटन रिकॉर्ड्स कुछ ना कुछ है हमारे पास, लेकिन उसका स्क्रिप्ट जो है अभी तक डिसिफर नहीं हो पाया है, इसीलिए हम पता नहीं कर सकते हैं कि वो बेसिकली क्या इन्फॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का। नाउ कमिंग टू दिस, नाउ वी शुड नो समथिंग अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन। सो एक्सकवेशन मतलब वो होता है कोई हिडन मॉन्यूमेंट है या कोई हिडन साइट है जो कि फॉरेस्ट के अंदर है, जैसे कि अजंता एलोरा के जो केव्स थे वो एक टाइम पे हिडन हो गए थे, या सांची स्तूप था वो एक टाइम पे हिडन हो गए थे, अबेंडेंड हो गए थे। तो उसको अगर कोई जाके ढूंढता है तो उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है, जबकि एक्सकवेशन जो होता है वो हमारा वर्टिकल होता है, यानी उसमें हमको खुदाई करने की ज़रूरत पड़ती है। इसका एग्जाम्पल है जो हड़प्पन साइट्स है उनकी खुदाई हुई है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, बेसिकली जो सरफेस ऑफ अर्थ होता है वो नीचे चला जाता है, उसके ऊपर कुछ नया बिल्डअप हो जाता है, तो वो माउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो माउंड की जो खुदाई होती है उसको एक्सकावेशन बोलते हैं। ये वर्टिकल होता है और ज़्यादातर खुदाई में क्या मिलता है? बोन्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, पॉटरी, टॉयज, कॉइन्स एटसेट्रा मिलते हैं। उसके बाद होता है लिटरेरी सोर्स। ये दो तरह का हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है इंस्क्रिप्शंस और दूसरा होता है मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन जो होता है ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ये स्टोन या फिर कॉपर प्लेट पे खुदा होता है, जबकि मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है उसमें इंटरपोलेशन हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि उसको बार बार कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो होता है जो उस पीरियड में लिखा गया, और सेकेंडरी सोर्स वो होता है जो उस पीरियड के बाद लिखा गया। फॉर एग्जांपल इंडिका जो था वो मौर्यन पीरियड का एक प्राइमरी सोर्स है, जबकि जो मुद्रा राक्षस है वो गुप्ता पीरियड में मौर्यन स्टोरी को बताता है, तो वो एग्जाम्पल हो गया आपको सेकेंडरी सोर्स का। इसके अलावा जो ओरल ट्रेडिशंस होते हैं या फोकलोर्स होते हैं उसमें भी हिस्ट्री को प्रिजर्व या फिर पास ऑन किया जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ना हिस्ट्री को पढ़ने से पहले थोड़ा हम जो ह्यूमैनिड्स हैं उनका डेवलपमेंट समझ लेते हैं। अर्थ पे मैमल्स आते हैं एक पीरियड में, हेलोसिन इपोच उसको बोलते हैं। तो मैमल्स से प्राइमेट्स डेवलप होते हैं, जिससे एप्स और होमोनिड्स आते हैं। तो होमोनिड्स में कुछ इंपॉर्टेंट होमोनिड्स हैं जिनको हम देखेंगे। पहला है ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस जो थे वो पहले बाइपेडल होमोनिड्स बोल सकते हैं। बाइपेडल मतलब दो पैरों पे चलने वाले। उसके बाद होमो हैबिलिस आते हैं। तो होमो हैबिलिस का जो होता है फिंगर्स बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण वो ग्रिप कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हैंड यूजिंग प्राइमेट्स। जबकि आप कैटल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे काऊ होता है, बफेलो होता है या गोट होती है, उनको ग्रिपिंग पावर नहीं होता है, लेकिन ह्यूमंस को ग्रिपिंग पावर होता है। तो इसीलिए जो है होमो हैबिलिस का इवोल्यूशन एक लैंडमार्क माना जाता है। फिर होता है होमो इरेक्टस, जो कि स्ट्रेट चलने वाला और स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड का होमोनिड होता है। ये पहला होमोनिड होता है जो कि अफ्रीका से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाएगा। उसके बाद बीच में एक निएंडरथल मैन आते हैं। इन पे थोड़ा डिस्प्यूट है कि ये फर्दर इवॉल्व होते हैं या फिर वहीं एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अगर आपने अ नाइट इन म्यूजियम करके एक मूवी देखी होगी तो उसमें इनका रोल थोड़ा सा दिखाया हुआ है। उसके बाद लास्ट में आते हैं होमो सैपियंस सैपियंस। तो होमो सैपियंस सैपियंस को हम थिंकिंग मैन बोलते हैं, जो कि हम लोग हैं अभी। और इसके बाद हम इंडिया की बात कर लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया गोज बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम, और उसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं, जो प्री हिस्ट्री है उसको।
Archaeological evidences are available like stone tools, pottery, artifact and metal tools used by prehistoric people throughout the subcontinent except the Indus Valley and Ganga Valley। यानी हर एक जगह से कुछ न कुछ आर्टिफैक्ट मिले हैं, सिर्फ इंडस वैली और गंगा वैली को छोड़ दे। तो हमें ये जानना जरूरी है कि पहला आर्टिफैक्ट जो सबसे एंशिएंट या सबसे पुराना आर्टिफैक्ट कहाँ से मिला है, तो वो नर्मदा वैली से मिला है। जो स्कल आपको दिख रहा होगा, ये स्कल मिला है, संकालिया करके एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये ढूंढा था। तो ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो शायद कहीं पूछ दे। अब हम समझते हैं कि ये आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो गंगा वैली या इंडस वैली में ज़्यादा क्यों नहीं मिलते हैं। देयर वॉज अ शैलो ओशन एट द प्लेस ऑफ नदर्न प्लेन विच वॉज सब्सिक्वेंटली फिल्ड विथ अलुवियल डिपोजिट्स फ्रॉम द रिवर्स टू फॉर्म नॉर्दर्न प्लेन। यानी जो नदर्न प्लेन है, गैंजेटिक प्लेन है, वो हमारा सबसे लेटेस्ट जियोलॉजिकल फीचर है। वहाँ पे पहले डिप्रेशन था और उस डिप्रेशन में जब रिवर फ्लो होता है तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा अलुवियल लेके आता है और उसको डिपॉजिट करता है। तो जो भी वहाँ पे अगर हुआ भी होगा कुछ, तो वो सारा अलुवियल डिपॉजिट के अंदर जा चुका है। उसके बाद हम समझते हैं द प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि स्टोन टूल्स उस समय ज़्यादा यूज़ होते थे या वही एक टूल थे जो यूज़ होते थे। ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पैलियोलिथिक, जिसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, देन मेसोलिथिक, जिसको मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, एंड नियोलिथिक, जिसको न्यू स्टोन एज बोलते हैं। हाउएवर दीज एजेस वे आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया। कहीं कहीं पैलियोलिथिक एज बहुत दिन तक चला, कहीं जल्दी खत्म हो गया, कहीं पे मेसोलिथिक एज बहुत दिन चला, कहीं पे जल्दी खत्म हो गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, द सेंटिनेलीज हैव बीन वाइडली डिस्क्राइब्ड एज स्टोन एज ट्राइब। यानी कि उनका वे ऑफ लाइफ जो है अभी भी स्टोन एज पीपल की तरह ही है। इसलिए वी कांट से कि इंडिया में स्टोन एज इतना से इतना तक रहा, या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि न्यूलिथिक एज इतना से रहा। उसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में न्यूलिथिक एज इस काल तक था, जबकि ये को एग्जिस्ट भी करते हैं। इसके बाद मेटालिक एज आएगा, जिसको चैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं, या ब्रोंज एज हड़प्पन पीरियड कहलाएगा। और उसके बाद लास्टली आयरन एज आएगा, जिससे कि हमारा सिविलाइजेशन अभी के फॉर्म में डेवलप होगा। अब हम पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि पैलियोलिथिक एज के हैं, पहला है सोन वैली एंड पोटवार प्लेटो, जो कि दोनों ही पाकिस्तान में हैं। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था कि स्वात वैली कहाँ लोकेटेड है, तो स्वात वैली भी पाकिस्तान में लोकेटेड है। देन द शिवालिक हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सो इसको लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, और फुट हिल ऑफ हिमालयाज जो है वहाँ का रीजन जो है उसको शिवालिक बोलते हैं। देन भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ये बहुत ही फेमस साइट है, यहाँ बहुत लोग घूमने जाते हैं, यहाँ पे केव पेंटिंग्स वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद है आदमगढ़ हिल नियर नर्मदा वैली, कुरनूल केव इन आंध्रा। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे ऐश का एविडेंस मिला है, यानी कि फायर यूज होता था, इसका एविडेंस है। और अतिरम पक्कम जो है वो चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस एक बार सुन लेना है। उसके बाद है कि मेसोलिथिक एज का साइट कौन सा है। भीमबेटका जो है वो पैलियोलिथिक का भी था, मेसोलिथिक का भी है, आदमगढ़ भी है, महागारा है यूपी में, और बागोर है राजस्थान में। सो बागोर इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो बागोर एक मेसोलिथिक साइट है जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस मिलता है। और नियोलिथिक साइट्स में आपको कोल्डिहवा है जो कि यूपी में है, देन बेलन वैली है, महगारा है जो कि उसी के बगल में है, हल्लूर है, पय्यमपल्ली है, एंड डाउजली हडिंग है। यहाँ पे डाउजली हडिंग जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये जो है नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। अब हम समझते हैं कि पैलियोलिथिक एज में क्या होता था। पैलियोलिथिक एज में लाइफ बहुत ही प्रिमिटिव था और एकमात्र जरिया जिससे इंसान सरवाइव कर पाता था वो था हंटिंग एंड गैदरिंग। सो हंटिंग एंड गैदरिंग वाज द मेन स्टे ऑफ लाइफ ड्यूरिंग दैट पीरियड। देन इन मेसोलिथिक एज क्या होता है, हंटिंग गैदरिंग होता है, फिशिंग हो जाता है और एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू होता है, जो कि मैंने पहले बताया था बागोर में एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस आपको मिलता है। और फिर नियोलिथिक एज में क्या होता है, फूड प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, एनिमल हस्बेंड्री कंटिन्यू चलता है और प्लांटेशन या डोमेस्टिकेशन ऑफ सीड शुरू हो जाता है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ एग्रीकल्चर का शुरुआत हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है। और स्टोन पे आते हैं कि हंटिंग और गैदरिंग अगर आपको करना है और आप इनिशियल प्राइमेट्स हो तो आप ग्रिपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने फिंगर से ग्रिप करोगे स्टोन को, तो उसी साइज का स्टोन मिलता था जिसको आप अपने फिंगर्स से ग्रिप कर सकते हैं, जैसा कि आपको 3 एग्जाम्पल दिख रहा होगा। और इसका यूज़ होता था हंटिंग में या फिर हंटिंग के बाद किसी एनिमल को काटने में, मारने में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन्स इन द मेसोलिथिक एज। उसमें क्या होता है कि माइक्रोलिथ्स पाए जाते हैं। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? ये स्टोन के छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो कि बहुत शार्प होते हैं। तो इनको सॉ की तरह एक साथ जोड़ के एज अ टूल यूज होता था। यानी कि उस समय आप बोल सकते हो टीयर करने का जरूरत ज्यादा पड़ रहा था, तो टीयर करने के लिए ये ज्यादा यूज होता था। नाउ नियोलिथिक एज में जो टूल्स पाए गए हैं उनका फीचर है कि ये बहुत पॉलिश्ड होते थे, इनमें हैंडल्स होता था और इनको प्रोजेक्टाइल का नॉलेज हो गया था। एंड प्रोजेक्टाइल का नॉलेज जो है वो यूज हुआ स्पीयर्स में, और पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करने का जो नॉलेज है वो भी इस समय आएगा, जो आपको यूज होगा बो एंड एरो में। तो आप पीछे खींचोगे, जितना पीछे खींचोगे उतना वो आगे जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यूज होगा। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है ये नियोलिथिक टूल्स में देखा जाता है। फिर से एक और टर्म है एनसीईआरटी में जो जानना जरूरी है, वो है फैक्ट्री साइट। तो फैक्ट्री साइट वो प्लेस होता था जहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे, क्योंकि कुछ ऐसे जगह मिले हैं जहाँ पे बहुत सारे अनफिनिश्ड टूल्स पाए गए हैं, यानी कि वो एक तरह का फैक्ट्री साइट था। और दूसरा साइट जो होता था वो होता था हैबिटेशन साइट, जहाँ पे लोग बसते थे। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स जो है उस पे। ये मैप जो आपको दिख रहा है वो एनसीईआरटी क्लास 6 से लिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स दिए गए हैं, तो इतने सारे आपको याद नहीं रखने हैं, इससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, बुर्ज़ाहोम के बारे में जानना चाहिए, थोड़ा बहुत दाऊ जलो हडिंग के बारे में जानना चाहिए, ठीक है, और कुरनूल केव के बारे में। तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो बुर्ज़ाहोम और गुफ़कराल 2 साइट है जो कि कश्मीर में है। बुर्ज़ाहोम एंड गुफ़कराल दोनों ही जगह जो है पिट ड्वेलिंग पाया गया है। तो पिट ड्वेलिंग मतलब ये होता था कि लोग गड्ढा खोन के वहां घर बनाते थे और उसके अंदर ड्वेल करते थे, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये पिट ड्वेलिंग है। सीढ़ी से, लैडर से वो नीचे जाते थे और नीचे वेंटिलेशन का उपाय होता था जिससे वो वहां रहते थे। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन ये आता है कि पिट ड्वेलिंग का एविडेंस कहाँ पाया गया है, तो उसका आंसर होगा बुर्ज़ाहोम। जबकि गुफ़कराल जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि गुफा में जहाँ लोग रहते थे, तो वो भी वहीं का साइट है। अब हम जो इम्पोर्टेंट साइट है उसको देखते हैं। तो मेहरगढ़ जो है वो आप बोल सकते हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है। ये पहला विलेज माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। दूसरा है कोल्डी हवा, यहाँ पहली बार राइस को डोमेस्टिकेट किया गया था या फिर उगाया गया था। उसके बाद है मागारा, ये भी इसके बगल में है। गुफ़कराल जो है और बुर्ज़ाहोम जो है दोनों कश्मीर में है और इम्पॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस कर लिया। चिरान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट साइट है सारण में, जो कि बिहार में है। हल्लूर और पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। और कुरनूल के में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि वहाँ ऐश पाया गया था। नाउ कमिंग टू नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला चीज़ है। ये टर्म प्रोपाउंड किया गया था गॉर्डन चाइल्ड द्वारा, और ये फैक्ट लिखा हुआ है द वंडर दैट वाज इंडिया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर टाइम मिले तो आपको पढ़ना चाहिए। ये कहता है कि अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड। उससे पहले जो था अर्थ आइस एज में जा चुका था। तो आइस एज से टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म होता होता इतना गर्म हो जाता है कि वहाँ शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट टू वार्मर कंडीशंस इन मेनी एरियाज। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आइस एज खत्म होगा, यानी कि अभी से कुछ 12,000 साल पहले, तब जो है ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हो जाएगा पूरे एरिया में। तो आज जो हमारा स्टेपल फूड है, जैसे कि राइस है, व्हीट है, मिलेट है, वो भी एग्जाम्पल है एक तरह का ग्रास का, जो कि डोमेस्टिकेट कर लिया गया और उसके बाद स्टेपल फूड हमारा बन गया और हमारा इवोल्यूशन उनके साथ हो गया। तो ये शुरुआत कब हुआ था? 12,000 ईयर्स अगो।
और उसके बाद क्या होता है, दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर्स, एंटेलोप, गोट, शिप्स एंड कैटल। तो आप इकोलॉजी में ये पढ़ोगे कि अगर घास ज़्यादा हो जाएगा तो उसको जो फीड करते हैं उनका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, इसीलिए जो डियर, एंटेलोप, गोट, शिप, कैटल है उसका पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है हंटर गैदरर से अब क्या बन जाएगा, पैस्चरल बन जाएगा। सो द ह्यूमंस बिकेम हर्डर्स एंड स्टार्टेड लिविंग पैस्चरल लाइफ, एंड लेटर ह्यूमन स्टार्टेड कल्टिवेटिंग ग्रासेस लाइक व्हीट, बार्ली एंड राइस। और वहाँ से एग्रीकल्चर शुरू होता है, इसीलिए नियोलिथिक रेवोल्यूशन को एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और सेपियंस जो बुक है उसमें उल्टा बोला गया है, उसमें बोला गया है कि व्हीट, बार्ली और राइस जो है उसने डोमेस्टिकेट कर लिया है ह्यूमन बीइंग्स को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। अब आते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो हुआ उसमें हुआ क्या। तो एग्रीकल्चर हो गया, ड्यू टू एग्रीकल्चर टूल्स डेवलप हुए अच्छे वाले, सीजन का नॉलेज हो गया, डोमेस्टिकेशन हो गया। उससे क्या हुआ, लाइफ जो है इंसान का सेडेंटरी हो गया, वो हंटर गैदरर नहीं रहा, उसको यहाँ से वहाँ भटकना नहीं पड़ा, वो एक जगह सेटल अप हो गया। तो फूड सरप्लस होने से इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो जाएगा। जब आपके पास बहुत ज़्यादा फूड रहेगा तो भूखमरी से कोई इंसान जो पहले मर जाता था अब नहीं मरेगा और उसका सर्वाइवल रेट बढ़ेगा, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो कुछ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, जबकि कुछ लोग खाली बैठेंगे। तो जो लोग खाली बैठेंगे वो लोग कुछ दूसरा काम करना शुरू कर देंगे, जिससे कि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो जाएगा। और उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। प्राइमरी एक्टिविटी होता है एग्रीकल्चर, और कुछ अगर आप बनाते हैं जैसे पॉटरी बनाते हैं या कुछ सेल करते हैं तो वो एग्जाम्पल है सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी का, तो वो डेवलप होगा। एंड लास्टली इसके ऊपर डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन हो जाएगा। सो इसी को मैंने पिक्टोरियली यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। नियोलिथिक रेवोल्यूशन से सेडेंटरी लाइफ होगा, जिससे फूड सरप्लस होगा, फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होगा, सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी होगा, इससे सिविलाइजेशन डेवलप करेगा। नाउ वी विल कम टू चैल्कोलिथिक पीरियड। ये भी एक छोटा सा पीरियड है, सिविलाइजेशन डेवलप कर चुका है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन एक और कल्चर है जिसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसका नाम है चैल्कोलिथिक कल्चर। सो चैल्कोलिथिक मतलब क्या, स्टोन प्लस कॉपर। तो जो पहला मेटल था जो कि यूज होना शुरू हुआ वो था कॉपर। हियर यू कैन सी द एंड ऑफ नियोलिथिक एज सॉ द यूज ऑफ मेटल। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। दिस कल्चर वॉज प्राइमरीली रूरल। इसके बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स है, ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उसको देख लेते हैं कि उस समय आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, और जो कल्टीवेशन था वो स्लैश एंड बर्न था, जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। क्यों था, क्योंकि उस समय तक आयरन का खोज नहीं हुआ था, और विदाउट आयरन कॉपर से आप बहुत गहरा खुदाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्लैश एंड बर्न यूज होता था। फिशिंग वॉज डन इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, और आज भी वहाँ के लोग माछ भात खूब खाते हैं। पीपल न्यू स्पिनिंग एंड वीविंग, स्पिंडल डिस्कवर्ड इन मालवा। कॉटन एंड सिल्क हैव बीन फाउंड इन महाराष्ट्र, और आज भी जो है महाराष्ट्र या गुजरात के लोग जो हैं वो कॉटन में बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं। दीज पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल and practiced agriculture. People consumed beef during this period but do not made full use of cattle, क्योंकि वो मिल्क उससे नहीं लेते थे। The rate of infant mortality was very high, ये क्योंकि इन्फेंट बोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं वहाँ पे। तो ये क्यों था, वीकनेस इन एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं था, फूड सरप्लस नहीं था, कैटल का यूज़ बहुत लिमिटेड होता था, सिर्फ बीफ खाते थे वो लोग, मिल्क नहीं मिल्च करते थे। उसके बाद है एपिडेमिक भी हो सकता है एक कारण, और मेडिकल नॉलेज कम था। उसके बाद उनका जो घर होता था वो बर्न्ड ब्रिक्स का नहीं होता था, बल्कि मड ब्रिक या फिर बेक्ड ब्रिक का होता था। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और अहर जो है, अहर कल्चर राजस्थान में है, वहाँ पे स्टोन हाउसेस पाए गए हैं। जबकि महाराष्ट्र में एक साइट है इनामगांव, जहाँ पे डेड को बरी किया गया है अपने आंगन में, और उसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ साउथ है। जबकि हम साउथ में देखेंगे कि उनमें डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट होता था। दे वेनरेटेड मदर गॉडेस
और मदर गॉडेस का फिगरेंस आप बोल सकते हैं बहुत जगह से मिला है, जैसे कि मेहरगढ़ से भी मिला है और दूसरे साइड से भी मिला है, इनाम गांव से। और बिगनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो बरियल्स होते थे उनमें से कुछ बरियल्स में कुछ ऑर्नामेंट्स डाले जाते थे, कुछ में नहीं डाले जाते थे। इसका मतलब कि सोशल इनइक्वालिटी था उसमें। नाउ सम इम्पॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ताकि आपको एक बार देख के जितना याद हो सके याद कर लीजिए। इसको रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार देखना है ताकि आपके ब्रेन में एक इमेज फॉर्म हो जाए, आपको पता हो कि हाँ नाम सुना हुआ है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम चांस है आएगा। तो राजस्थान में था अहर कल्चर, देन गिलंद कल्चर जो कि बनास वैली में था, और खेतरी माइंस। तो खेतरी माइंस इंपॉर्टेंट है, हम बाद में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तब भी इसका डिस्कशन होने वाला है। मध्य प्रदेश के वेस्ट में जो था मालवा था, कायथा था, ईरान था और नवदतोली था। जबकि नॉर्दर्न महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर था, निवासा था, दायमाबाद था, जहां से ये वाला टॉय मिला है जो आप देख सकते हैं, चांदोली था, इनाम गांव था और प्रकाश था। और ईस्ट इंडिया में चिरान था, पांडु राजा डीबी था और महेशदल था। So this was all about the prehistory of India. In our next video, we are going to see something about the Indus Valley Civilization. So this was all for today. Thank you. Thanks for watching.